हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो यार मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी नए जुड़ने वाले बच्चों को, तो जो जो इस चैनल पर नए आए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं ये चैनल आप सबका है, यानी आप सभी क्लास 10th वाले बच्चों का है। जो आप चाहोगे, जो आप बोलोगे वही होगा इस चैनल पे। तो जो जो आपके साइंस रिलेटेड डाउट्स है, कोई चैप्टर आपको समझना है, कैसे कैसे चीज़ें हम करें आगे, योर कमेंट सेक्शन इज ओपन। खुले आम आप लिख दीजिए जो जो आपके थॉट्स हैं, जैसे जैसे आपके आइडियाज हैं, जैसे जैसे आप चाहते हैं इस चैनल पे जो जो हो आपके बेनिफिट के लिए। बिकॉज यार एट द एंड आपका बेनिफिट होना चाहिए, ये मेरा एम है। आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा कर सके एंड ओवरऑल भी आपको बहुत अच्छा समझ आ सके। कोई डाउट से आपने बेझिझक पूछ लेना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल आंसर ऑल ऑफ यू ऑल, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी साइंस की आपका सैंपल पेपर जो है सीबीएसई का, उसका एनालिसिस चल रहा है। हम साथ ही साथ एनसीईआरटी के जहां जहां से आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो भी मैं आपको टॉपिक्स कवर करवाता चलता जा रहा हूं। जैसे कि आप ये देखो, ये क्वेश्चंस हैं। अभी आज हम सेक्शन बी से शुरू करेंगे। सेक्शन है हम ए, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली 3 वीडियोस के अंदर। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप देख लीजिए पूरा। उसके अंदर प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये वाला एमसीक्यू एनसीईआरटी के कौन से पोर्शन से बना है, एंड एक्सप्लेन भी किया है वो सारा एनसीईआरटी का टॉपिक, ठीक है? तो इससे आपकी रिवीजन भी हो रही है, आपका सैंपल पेपर भी डिस्कस हो रहा है, एंड साथ साथ आपको ये भी पता लग रहा है कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। क्योंकि अब ये जो सेक्शन बी है, आगे सेक्शन सी डी वगैरह आएगा, तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उसके अंदर हर लाइन का कैसे कैसे आपको आंसर करना है, कितने कितने मार्क्स है, वो भी हम देखते चल देंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही एडवांटेजियस वीडियो होने वाली है आप सभी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो इस सेशन 2023-24 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी अब हमारे सेक्शन बी के साथ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है? Dilute HCl is added to zinc granules. How will you prove that chemical change has taken place here? Support your response with 2 arguments. ठीक है? तो सबसे पहले तो देख के ही आपको पता लगना चाहिए केमिकल चेंज के बारे में पूछा जा रहा है। HCl को जिंक ग्रेन्यूल्स में मिक्स कर रहे हैं। ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो क्वेश्चन यहां पे ये कह रहे कि आप प्रूव कैसे करोगे कि केमिकल चेंज हुआ है, एंड आपको 2 रीजंस बताने हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज हुआ है। तो अब साइंस में ये बेसिकली रूल बना लो आप, ठीक है? पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए आपकी कि जितना जैसे जैसे पूछा है उतना ही आंसर करना है, एक्स्ट्रा आंसर नहीं करना। एक्स्ट्रा तब आंसर करना है कि जब आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं लग रहा कि आंसर लिखूं क्या मैं, तब आप ज्यादा सारा लिख दो ना तो चलेगा। लेकिन अगर आपको आता है क्वेश्चन और जितना पूछा है प्लीज उतना ही लिखिए। बोला है कि 2 रीजंस लिखने हैं तो 2 रीजंस ही लिखो, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप ये प्रूव कैसे करोगे कि केमिकल चेंज अकर हुआ है। तो हम चैप्टर 1 जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, तो हमें ये पता लगता है कि उसने क्लियरली मेंशन किया है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस डिटरमाइन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हाउ विल यू प्रूव? अगर इन सब में से कोई चीज हो रही है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। या तो स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए, ठीक है? फिजिकल स्टेट इन द सेंस केमिकली भी, या तो कलर में कोई चेंज आ जाए, या फिर एवोल्यूशन ऑफ कोई गैस इवॉल्व हो जाए, या टेम्परेचर घट रहा बढ़ रहा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमें पता लग जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? और अब ये जिंक ग्रेन्यूल्स को HCl के अंदर ऐड करना, ये भी एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर इस फॉर्म में, जिसके अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं। हम देखो ये यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। मैंने आपको बोला हुआ है कि मोस्ट कॉमन जो 10th में आपने पढ़ने एसिड्स वो कौन से हैं? H2SO4 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर HCl जो कि यहाँ पे पूछ लिया। फंक्शन दोनों का सेम ही है, H2 गैस ही निकलेगी। प्रोडक्ट भी वही, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे ZnSO4 बनेगा क्योंकि H2SO4 था। यहाँ पे HCl है इसलिए ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड। यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा। बस मेन प्रोडक्ट का डिफरेंस है। बाकी गैस H2 ही इवॉल्व होगी बिकॉज इट्स एन एसिड। एसिड में H होता है, H से H2 गैस बनती है ना? तो इतना तो हमें पता है। तो अब हम एक तो यहाँ पे बता सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। और कैसे हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? वी सी बबल्स फॉर्म। ये देखो आप यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये बबल्स बन रहे हैं। ये किस गैस के बबल्स हैं? H2 गैस के बबल्स हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो रही है? जी हाँ, हो रही है। एक सेकेंड रीज़न और देना है हमें, जिससे हमें ये पता लग सके कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं। यू नो ना, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप बीकर को पकड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि ये गर्म आपको लगेगा। सो दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर में चेंज आया है। एंड अगर मैं बात करूँ, कलर में भी चेंज आया है, क्योंकि जिंक अब सिल्वरी ग्रे से क्या हो गया? ब्लैकिश कलर का हो जाता है। सो आप लिखोगे कैसे इसको? ये देखिए, आपके आंसर की से मैंने उठाया, आप ऐसे लिखेंगे। कोई भी दो रीजंस दे सकते हैं कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व्ड, that is evolution of a gas has taken place. The beaker becomes hot, that means change in temperature has taken place. The color of zinc turns from silvery gray to black, that means change of color has happened. तो ऐसे करके कोई भी दो रीजंस मेंशन कर दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ठीक है, एंड 2 मार्क्स का ये आपका है, क्योंकि सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, ये एनालिसिस में लिख के चलो। एंड ये आपका चैप्टर कौन सा है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो उसमें से ये चैप्टर आपका बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब फर्टिलाइजेशन हो गई है उसके बाद क्या होता है, जिसकी वजह से फ्रूट फॉर्म होता है प्लांट्स के अंदर, फल निकलता है पेड़ों में, वो कैसे बनता है? मतलब वो कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये देखिए, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ आपको इस डायग्राम के साथ दिखेगा, जिसके अंदर लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझो बात को। जायगॉट क्या करेगा? वो डिवाइड करता है खुद को इनटू सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। कहाँ पे? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर ये जायगॉट अपने आप को डिवाइड करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। फिर ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड के अंदर। ठीक है, और फिर द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। यानी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, अब ये ओवरी रैपिडली ग्रो होगी और राइप करेगी और फ्रूट बना देगी। और जो ये पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे दे श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये गिर जाएंगे एंड फाइनली फ्रूट बन जाएगा। ऑब्वियसली फ्लावर से फ्रूट बनता है ना, तो फ्रूट कैसे बनेगा उसका पूरा प्रोसेस बता दिया आपको। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको समझने चाहिए। साथ में उसने क्या कहते हैं, ये भी है द सीड का। अब जो फ्रूट है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि फ्रूट के अंदर जो सीड है, इट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और द एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। तभी तो कहते हैं ना कि सीड्स को अगर आप सॉइल में डाल दो और उसका देख रेख करो, तो उसमें से फिर से फ्लावर और फर्दर फ्रूट्स निकल आएंगे। तो यही बात होती है। तो अब इसको आपको ऐसे ही आंसर करना है कि कौन कौन से चेंजेस हो जाएंगे। सबसे पहला चेंज, जायगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। सेकंड चेंज, ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू सीड। थर्ड चेंज, द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट। फोर्थ चेंज, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा श्रिवल एंड फॉल ऑफ। तो ये 3 4 5 चेंजेस हैं जो आपको लिखने हैं प्रॉपरली। वैसे मोटे मोटे 4 चेंज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ईच चेंज इज हाफ हाफ मार्क। तो एक भी चेंज आप अगर लिखना भूल गए तो हाफ मार्क कटता जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में और चॉइस है, यानी 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसमें चॉइस आपको मिल रही है, आप कोई भी एक कर सकते हो। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है अगेन, और ये लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर से उठाया गया है। पहला वाला देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। एंड साथ ही वो पूछ रहे हैं, नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन। देखिए ऑर्गन्स पूछे हैं, तो जो स्टोर कर रहा है ऑब्वियसली वो अलग ऑर्गन है, जो रिलीज कर रहा है यूरिन को वो अलग ऑर्गन है। समझो बात को। तो हाफ ऑफ मार्क इसका हो जाएगा, और 1 मार्क इज द रीजन कि हमारे ह्यूमन बॉडी में यूरिन बनता क्यों है। तो अगर आप यहाँ पे ना ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, लाइफ प्रोसेस वाले 6.5.1 पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, के आगे देखो, द पर्पज, द रीजन ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड।
वी नो ना, हमारे ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, और ऑब्वियसली ये ब्लड में से रिमूव होने चाहिए, राइट, ताकि ये नेगेटिवली अफेक्ट ना कर जाए हमारी बॉडी को। इसीलिए ये जो हमारा यूरिन है बनता है ताकि फिल्टर ये जो वेस्ट, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्लड में से निकल जाएं। एंड ये निकलते किसके थ्रू हैं? यूरिन के थ्रू ही तो निकलते हैं। सो यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। सो यूरिन कंसिस्ट्स ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट कॉल्ड यूरिया एंड यूरिक एसिड, और ये यूरिन के थ्रू ये नाइट्रोजनस वेस्ट पास आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी में से, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, तो वन लाइनर रीजन है टू रिमूव, और यू कैन से टू फिल्टर आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज वाई यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये तो आपका वन लाइनर रीजन हो जाएगा। एंड सेकेंड क्या कह रहा है वो, कि कौन सा ऑर्गन है दैट स्टोर द यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है यूरिनरी ब्लैडर वेयर द यूरिन इज स्टोर्ड, तो यूरिनरी ब्लैडर इज द आंसर। एंड रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज्ड थ्रू यूरेथ्रा, सो यूरेथ्रा विल बी द आंसर, कि जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, द टाइनी ओपनिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वेन्स हैव वॉल्व्स। तो 1 मार्क इसका हो जाएगा, 1 मार्क इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे कि आर्टरीज के पास थिक एंड इलास्टिक वॉल्स क्यों हैं। तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ बच्चों। आर्टरीज के पास थिक वॉल्स इसलिए होती है क्योंकि जब आर्टरीज ना मेजरली कौन सा ब्लड कैरी करती है, वो वाला ब्लड कैरी करती है जो हार्ट पंप आउट करता है अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है आर्टरीज के अंदर अंडर हाई प्रेशर, तो ऑब्वियसली उस प्रेशर के लिए आर्टरीज के पास थिक और इलास्टिक वॉल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ब्लड लीक आउट ना कर दे जो हाई प्रेशर से जा रहा है हार्ट से आर्टरी के अंदर। क्योंकि तो यही रीज़न हो जाएगा, सिंस ब्लड इमर्जेस आउट फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव टू हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। इजी। अब बात यहाँ पे आ जाती है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ठीक है। अब इनके पास थिक वॉल्स नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? बिकॉज अब ये तो बाकी सारे बचे बुचे बॉडी ऑर्गन्स में से ला रही है ना हार्ट तक, तो अब द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर, इट्स अंडर लो प्रेशर ओनली। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो यार, जब ब्लड हाई प्रेशर के अंदर है ना, तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगा, जैसे कि आर्टरीज के अंदर। लेकिन ना वेन्स के अंदर क्या होता है कि क्योंकि अब ब्लड लो प्रेशर में आ गया, मतलब इतना कोई प्रेशर नहीं है ब्लड का, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो अब दिक्कत क्या आ जाती है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में ना फ्लो कर जाए। बिकॉज अगर तेज स्पीड में हाई प्रेशर में जाएगा तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसे मौका ही नहीं मिलेगा पीछे आने का। लेकिन अगर लो प्रेशर में, जो कि वेन्स के अंदर लो प्रेशर में ब्लड घूम रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मतलब एक डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन गलती से पिछली डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वेन्स के अंदर होते हैं वॉल्व्स दे इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। बात समझ में आई? साथ ही आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ये भी आ सकता है पेपर के अंदर कि कैसे आर्टरी डिवाइड होती है टू फर्दर एंड फर्दर स्मॉलर वेसल्स, जिन्हें कैपिलरीज भी कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स हैपन अक्रॉस दिस थिन वॉल एंड कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स एंड वेन्स अगेन टेक द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स बैक टू द हार्ट। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से ये बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 24th क्वेश्चन की ओर। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। A ray of light is traveling from A to B and another ray of light is traveling from B to C, ठीक है। 2 रेज ऑफ लाइट है हमारे पास, तो 2 पार्ट्स पूछे हैं एंड साथ में आपको गिव रीजन भी पूछा है, तो ऑब्वियसली रीजन का हाफ ऑफ मार्क होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच, ऑब्वियसली ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से पूछा गया है। पहला पार्ट में वो पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपको सबसे पहले बताना है इन विच ऑफ द 2 केसेस, मतलब A to B या B to C। तो हाफ मार्क इसका आपको मिलेगा एंड रीजन का आपको हाफ मार्क और मिलेगा। समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से समझो कि बच्चे, कोई भी रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कब करती है, जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में आती है, ठीक है। एंड कोई भी रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब डेविएट होती है, जब वो डेंसर से रेयर में जाती है। ये हमेशा रूल होता है, ठीक है।
तो अब एनसीईआरटी से भी मैं आपको पढ़वा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं या आपको आंसर ही बता दूँ कि केस कौन सा हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, 1.6 से 1.8 में आना यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, यानी रेयरर से डेंसर जा रहा है ना। तो यानी ए से बी में द रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बात समझ में आई। एंड इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम। बच्चे, रेयरर मीडियम में हमेशा रे ऑफ लाइट की स्पीड बढ़ेगी, डेंसर में हमेशा कम होती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे अगर देखें, बी से सी में डेंसर से रेयर में जा रही है, तो मतलब सेकंड मीडियम क्या है यहाँ पे, रेयरर है। तो यानी बी से सी, सी वाला मीडियम सेकंड मीडियम हो गया और वो रेयरर है, इसलिए इसके अंदर स्पीड बढ़ जाएगी लाइट की। अब मैं आपको ना पोर्शंस दिखाता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ पे ये ऐसे सब मेंशन्ड है। देखो, अगर तो डायरेक्टली आपको समझना है और आपने ये येलो बॉक्स पढ़ा होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे सीधा सीधा गिवन है कि ठीक है, यहाँ पे कि ऑप्टिकली डेंसर जो होता है, ठीक है, एंड ऑप्टिकली रेयरर, जिसकी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे ऑप्टिकली डेंसर बोला जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे ऑप्टिकली रेयरर बोला जाता है। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयरर मीडियम दैन अ डेंसर मीडियम, ठीक है। दस द रे ऑफ लाइट traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal. When it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends away from the normal. So clearly आंसर यहीं पे दिया हुआ है। लेकिन जैसा कि बोर्ड्स कहता है कि येलो बॉक्सेस में से वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सो वैसे भी उसने इतना सारा आपको थ्योरी के अंदर ही दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, नोट दैट द लाइट रे हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहाँ पे, ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि एयर से जब ग्लास में यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो इट हैज़ बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब ग्लास से वो एयर में जा रही है यानी इस इंटरफेस पे एक डेंसर से रेयरर पे जा रही है तो इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्लियरली हमें मैंशनड है एंड यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। The light ray here has bent away from the normal, from a denser to a rarer medium at O dash. O dash का मतलब यहाँ इस surface पे O dash, ग्लास से एयर, ग्लास से एयर। बात समझ में आई। एंड यहाँ पे भी देखो, लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन वैक्यूम, दैट इज एयर, दैट इज हाईएस्ट स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इन एयर उसने बोला है कि इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम स्पीड, ठीक है। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। इसका मतलब में क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है स्पीड घटती जा रही है लाइट की। क्लियरली देखो, डायरेक्टली नहीं एनसीईआरटी में दिया बट इनडायरेक्टली बोला है ना थ्योरी के अंदर। समझो, इससे समझ आना चाहिए आपको। The value of the refractive index for a given pair of media depend upon the speed of light in the two media। देखो ये इसका मतलब क्या कह रहा है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, एंड इट इज गिवन बाय सी डिवाइडेड बाय वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको इसको आंसर कैसे करना है, अब देखो समझो इस बात को कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो फिक्स्ड है 3 × 10⁸। तो अब इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर डेंसर होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो मतलब स्पीड घटेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा यानी रेयरर तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूला से भी आप आंसर कर सकते हो। तो वही बात है, अब आपको आंसर ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बता दो कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल फ्रॉम ए टू बी। रीज़न क्या दोगे, क्योंकि बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ए के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, and we know that when a ray of light enters from a rarer to a denser medium it always bends towards the normal। तो ऐसे करके आपको आंसर मेंशन करना है। तो हाफ मार्क है ए से बी बताने के लिए, हाफ मार्क आपके रीज़न के लिए। सेकेंड पार्ट का हाफ मार्क हो जाएगा बी टू सी, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब रीज़न क्या दोगे, या दोनों में से कोई, वैसे आप जनरल भी लिख सकते हो बट मेन आपका रीज़न यही आएगा, बिकॉज v इक्वल टू सी बाई एन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ऐसे लिख दो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू सी बाई वी, ठीक है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increases speed decreases, so since the refractive index of C is less, that is it is optically rarer, it means that the speed of light will be more in the medium C।
सिंपल आंसर है ना, एक्सप्लेन करके ऐसे लिख दीजिए, एक हाफ मार्क का ही तो है, कुछ भी लिखोगे नंबर मिलेगा, रेलिवेंट होना चाहिए, किस भी तरह की एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, लेकिन ये सब टर्म्स आनी चाहिए आपका, रेयर, डेंसर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड ये फॉर्मूला लिख दो तो भी अच्छा है, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। 25th क्वेश्चन की ओर अब हम आते हैं, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है अगेन। पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, दूसरा वाला क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ R1 इज टू R। अब ध्यान से देखो, दो तीन कंसेप्ट इसमें पूछे हैं। पहला कंसेप्ट बच्चे ये है कि अगर एक रेजिस्टेंस वायर है जिसकी पूरे वायर की रेजिस्टेंस आर है, आपने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो तब रेजिस्टेंस हर एक इंडिविजुअल पार्ट का क्या होगा, पहले तो ये निकालना जरूरी है। अब ये पता आप कैसे निकाल पाओगे, समझो इस बात को, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है 12.6, इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसके अंदर इन्होंने क्लियरली बताया है कि यदि हमने लेंथ को L/2 कर दिया, यार L/2 का मतलब क्या है, हमने वायर को कट कर दिया 2 इक्वल पीसेस में, बात तो वही हो गई ना। 3 इक्वल पीसेस का मतलब क्या है, हर एक पीस की लेंथ कितनी हो गई, L/3। नहीं समझ रहे, मान लो आपके पास एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, आपने उसे 3 इक्वल पीस में डिवाइड करोगे, कैसे करोगे, जब हर एक लेंथ कितने की होगी, 4 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब क्या, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4 सेंटीमीटर ना, 3 इक्वल हिस्से में, तो लेंथ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो इक्वली, तो L/3 हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में L/2 दिया था। अब यहाँ पे इट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब L/3 कर देना लेंथ को, यही बात हो गई। अब रेजिस्टेंस पे कैसे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे L/2 था तो हम यहाँ पे L/3 कर देंगे, एरिया उतना ही उसने बोला है, यहाँ पे तो जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसने 2A कर दिया था, हम एरिया को A ही रखेंगे, तो जब यहाँ पे L/3 आ जाएगा तो इसका मतलब रो L/A और 1/3 आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगी बच्चे। यही यहाँ पे है कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी R/3, एज ये वाला रीज़न आप छोड़ दो, आप बस इस बात को समझो कि इस फॉर्मूला से आप कैसे निकाल सकते हो। और वैसे भी ये रीज़न भी सही है कि द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, तो अगर लेंथ ऑफ वायर L/3 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हर पार्ट का R/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हर पार्ट की लेंथ कितनी है, L/3, तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी हर पार्ट का क्या हो जाएगा, R/3, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो जो भी है पहले ये लिखना, हाफ मार्क है आपको मिलेगा, अगर ये नहीं लिखोगे R/3 तो आपको हाफ मार्क नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। और अब उसने क्या बोला है कि देन दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है जिसको आपने R1 नाम दिया है। तो चलो जी, इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के आपकी यानी ये जो आपका फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस जितने भी रेजिस्टेंसेज हों 1/R2 प्लस 1/R3, तो वही हम करेंगे यहाँ पे, इसका 1 मार्क है, देखिए 1/R1 इक्वल टू, अब ये 3/R कैसे आया यार, R1 की वैल्यू क्या है, R1 ही वो वाला R1 नहीं है जो यहाँ पे गिवन है, ये वाला R1 नहीं है, R1 इन द सेंस जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, R/3, तो जब आप डिनोमिनेटर में R/3 लिखोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा ना न्यूमरेटर में, ऐसे ही होगा ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R दैट इज 9/3 9/R, ठीक है। तो यहाँ पे R1 कैसे निकल आएगा हमारे पास, R1 मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 मतलब ये नहीं होता, क्वेश्चन में दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने R1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, कैपिटल R/9। बात समझ में आई। तो अब उसने क्या बोला है, आपके पास R1 आ गया, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशो R1:R, R1:R आपको निकालना है, तो R1 आपको पता लग गया R/9, सो R/9 डिवाइडेड बाय R क्या आ जाएगा आपके पास, 1/9, तो रेशो इज 1/9, तो इसका हाफ मार्क है आपका ये दिखाने का, रेशो का हाफ मार्क है, 1:9 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, रेफर टू द इमेज बिलो, यानी एक आपके पास वही सोलेनॉइड टाइप एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं एज इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, एंड इनसाइड दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट पैरेलल लाइंस।
and state how the magnetic field pattern indicates regions where the magnetic field is stronger outside the magnet. हमें कैसे पता लगता है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है या कम है, वीक है? तो यार एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड. जितनी फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, जितनी दूर दूर होंगी यानी स्प्रेड आउट होंगी उतना कम होगा. सो वही है, क्राउडनेस ऑफ फील्ड लाइंस पे आ जाता है कॉन्सेप्ट. जितनी क्राउडेड होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जितना क्राउड नहीं होगा उतना वीक होगा. बात समझ में आ रही है? सो ऐसे करके आप इसको आंसर कर सकते हो. एंड सेकेंड पोर्शन बच्चे उसने ये पूछा है कि व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट. अब सॉरी मैं इसमें तो बता दूं आपको पहले. मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट, सो नियर द पोल्स सिंस दे आर मोर क्राउडेड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. एंड ऐसे करके आप लिख देंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्गर ही पूछा था आपसे. एंड व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड. अब बात को समझो. ऑब्वियसली द आंसर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड. ठीक है, तो अब इसको समझना कैसे, आपको एनसीईआरटी में कहाँ से आपको पता लगेगा? बच्चों ध्यान से देखो, एक ना एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है जिसके अंदर दो कंपास रखे हैं. एक वाले सर्किट में करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रहा है और एक वाले सर्किट में ना करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है. और जब नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रहा होता है ना, तब ये जो कंपास का नॉर्थ पोल है इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. और जब साउथ से नॉर्थ फ्लो किया जैसे रिवर्स की डायरेक्शन करंट की, तो ये जो कंपास का नॉर्थ पोल है इट स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन दैट इज वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें पता क्या लग रहा है? इसको और समझो, समझने की ज़रा कोशिश करो कि इस एक्टिविटी के अंदर भी ये लिखा था द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ. देखो ध्यान से पढ़ो इसको. द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कंपास की जो नॉर्थ पोल है उसकी डायरेक्शन हमें देती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है उससे हमें वो पता लग जाता है. तो जिस भी डायरेक्शन में कंपास की नॉर्थ पोल की वो होगी, नीडल की नॉर्थ पोल होगी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी. पहले चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए. तो अब वो यहाँ से आपसे एक्टिविटी में भी पूछता है कि डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स्ड. सो या द आंसर इज येस, इट ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड. सिंपल आंसर. येस बिकॉज वाई, इसमें देखो ना, जैसे हमने रिवर्स किया इसकी डायरेक्शन को वैसे ही डिफ्लेक्शन बदल गई. अब हमें ये पता लग गया कि इसकी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताती है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. अब देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल ईस्ट साइड था तो डायरेक्शन इस साइड था. जैसे ही नॉर्थ पोल इस साइड आया यानी वेस्ट साइड, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, इससे दूसरी साइड हो गई. सो येस इट विल गेट रिवर्स्ड. तो ऐसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा फिजिक्स में. बात समझ में आ रही है? अब इसको लिखोगे कैसे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द लाइंस आर क्राउडेड. तो पहला क्राउडनेस पे आपको हाफ मार्क मिलेगा. ठीक है. एंड सेकेंड, दिस मीन्स दैट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स एंड इट रिड्यूसेस एज वी गो अवे फ्रॉम द पोल्स. तो इसका हाफ मार्क आपको मिलेगा. नियर द पोल्स का हाफ मार्क एंड क्राउडनेस वाले रीजन का हाफ मार्क. समझ में आई? अब सेकंड में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड, इसका 1 मार्क मिलेगा क्योंकि उसने पूछा व्हाट विल यू ऑब्जर्व. सो द आंसर इज वील ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड. सिंपल एज दैट. चलिए अब 26th क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं. दैट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर सेक्शन बी. ये कह रहे स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. लीव से कैटरपिलर, कैटरपिलर से कैमिलियन, कैमिलियन से स्नेक, स्नेक से मोंगूज. तो ए पार्ट वो पूछ रहा है इफ द, ये ऑब्वियसली आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर से उठाया गया है. ए पार्ट वो पूछ रहा है इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल्स देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल. जस्टिफाई और आंसर. अब समझो इस बात को. सबसे पहले तो ये समझो कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि आपको समझ में आए. दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, 5 ट्रॉफिक लेवल्स. इस पूरी फूड चेन में टोटल 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं. बात समझ में आई? पहला क्लियर है. सेकेंड देखो, उसने डायरेक्टली बोला, इनडायरेक्टली आपको ये नहीं बोला कौन सा ट्रॉफिक लेवल, उसने बोला प्रोड्यूसर वाले लेवल पे. अब ये आपका खुद दिमाग चलना चाहिए कि प्रोड्यूसर वाला लेवल कौन सा लेवल है. प्रोड्यूसर्स फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी वो ये वाला लेवल पूछ रहा है कि इस वाले लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल थी.
अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा? 1% 10% लॉ से। अब 1% वाला लॉ मैं इसलिए लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सनलाइट से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्रोड्यूसर्स कितनी एनर्जी लेंगे? 1% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सनलाइट लेंगे। एंड उसके बाद हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% लूज होती रहती है। तो अब बेसिकली इतना आपको डीप में नहीं जाना, सिंपली एक फॉर्मूला याद करो कि जब भी हमने लेफ्ट से राइट जाना है ना, आप डिवाइड बाय 10 करते जाना। जब भी आपको राइट से लेफ्ट जाना है, आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। बात समझ में आई? अब थर्ड वाले लेवल से हमें कैमिलियन वाले लेवल पर जाना है। सॉरी, थर्ड लेवल हमारा कौन सा है? कैमिलियन। कैमिलियन पे कितनी एनर्जी है? 100 जूल्स। ये तो क्वेश्चन में गिवन था। हमें पूछा है प्रोड्यूसर लेवल यानी फर्स्ट पे कितनी होगी। सो पहले हम थर्ड से सेकंड पे जाएंगे। थर्ड से सेकंड यानी राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट पे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 10। सो 100 थर्ड पे अवेलेबल थी, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड पे कितनी आ गई? 1000। फिर अब हमें सेकंड से फर्स्ट पे जाना है, तो हम 1000 सेकंड पे अवेलेबल थी जो अभी अभी हमने निकाली। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पे हमारे पास कितनी आ गई? 10,000। सो फर्स्ट पे ही हमसे पूछा था, हमारे पास आंसर आ गया 10,000। तो आप ये कैलकुलेशन शो करोगे बेसिकली। एंड आप 10% रूल के बारे में भी यहाँ पे जैसे मैंशन है आप लिखोगे दैट एंड ऑन एन एवरेज 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है। अब मैं ना एक्स्ट्रा भी थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इफ आपसे पूछा जाता कि हाउ मच सनलाइट द लीफ टुक, यानी ये जो लीफ है, इस लीफ ने सनलाइट कितनी ली थी, तो आप क्या करोगे? 1% लॉ लगाओगे इसमें। ठीक है, अगर पूछा जाए तो। यानी फर्स्ट से सनलाइट कितनी ली थी, सनलाइट कितनी अवेलेबल थी, तो फर्स्ट पे तो 10,000 था और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। एंड यही अगर क्वेश्चन होता कि सनलाइट से फर्स्ट पे कितना मिला, तो जितना भी होगा सनलाइट उसका 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फर्स्ट पे आ जाएगा। एक बारी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आपके पास एनर्जी आ गई, उसके बाद आपको 10-10 से या तो मल्टीप्लाई करते जाना है और इधर से इधर आओगे तो 10-10 से डिवाइड करते जाना है। सिर्फ सनलाइट और फर्स्ट के बीच में 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। यहाँ से यहाँ जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, सनलाइट से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाओगे तो डिवाइड बाय 100। बाकी बचे हुए सारे ट्रॉफिक लेवल्स यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब में 10 से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करना है आपको। ध्यान से समझो। 10% आपको समझ में आ गया कहाँ पे लगाना है? फर्स्ट परसेंट रूल आपने हमेशा सनलाइट और प्रोड्यूसर लेवल के बीच में लगाना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, अच्छे अच्छे तो क्या है, ऐसे से बनेंगे। चलो, बी पार्ट क्या कह रहा है समझो। बी पार्ट कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हमारा स्नेक है, स्नेक से पहले क्या 2 और आने क्या हो सकते हैं पॉसिबल? यू हैव टू जस्टिफाई आंसर और योर आंसर ऑल्सो। अब जब हम फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तब उसमें से एनसीईआरटी में क्लियरली एक पॉइंट मेंशन्ड है। आप देखो ना, हर बारी सिर्फ 10% जितनी सुनो, एक ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी होती है ना, उसका सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर होता है। 10% का मतलब डिवाइड बाय 10 एंड उतनी आगे बढ़ जाएगी एनर्जी। So since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consists of only 3 or 4 steps. तो रीज़न क्या है? क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल, मतलब बहुत कम एनर्जी जो यूज़ की जा सकती है, इट रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इसलिए जनरली 3 या 4 स्टेप्स की होती है। चलो मैक्सिमम 5, और 2 एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। सो अब आप इसको आंसर कैसे करोगे? ये आपकी आंसर की से ही मैंने उठाया है। 10,000 जूल्स का आपको हाफ मार्क मिलेगा एंड हाफ मार्क आपको कैलकुलेशन शो करने का मिलेगा कि 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। एंड वैसे ये आंसर नहीं हुआ, आप कैलकुलेशन शो करना जैसे मैंने आपको शो करके दिखाया है। एंड बी पार्ट में आपको 1 मार्क, हाफ मार्क तो सबसे पहले नो पे मिलेगा, नो लिखने का हाफ मार्क होगा। एंड रीजन का आपको हाफ मार्क मिलेगा। रीजन क्यों? सिंस लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो आंसर की आपकी एनसीईआरटी की लाइनों से ही बनती है, इससे आपको ये पता चला। तो चलिए, विद दिस वी कंप्लीट सेक्शन बी। अब अगले वीडियो में सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आई होप सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये सारी वीडियोस आपको बच्चों। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, ये वीडियो शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स।